नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपकी अपनी फैमिली डॉक्टर। इस शो में आपका स्वागत है। अब आप इमेजिन करिए कि चीनी के 33 प्लेट्स और कप हैं, जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, और इनके ऊपर एक भारी सी किताब जो कि हमारा सिर है वो रखा हुआ है। अब इन कप और प्लेट से जुड़ी मांसपेशियां दिन भर इस बैलेंस को हर सिचुएशन में बनाकर रखती हैं। अगर इस बैलेंस में जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि इन कप और प्लेट्स का क्या हश्र होगा। इसीलिए हमें अपनी रीढ़ की हड्डियों और उनसे जुड़ी मांसपेशियों की अहम भूमिका को समझना चाहिए और उनको मजबूत करने के सारे प्रयास करने चाहिए। पीठ के दर्द का मुख्य कारण है हमारी लापरवाही और कुछ ऐसी आदतें जिनके कारण रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि ऐसी पोजीशन में बैठकर काम करना जिससे हमारी मांसपेशियों को बैलेंस बनाकर रखने में ज्यादा मेहनत लगती हो, या घंटों तक एक जगह लगातार बैठकर काम करना जैसे कंप्यूटर पर, या लगातार ड्राइविंग करना। ऐसी स्थिति में बीच बीच में 5 मिनट का ब्रेक लें। वजन को सही तरीके से न उठाने की वजह से कई बार मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और पीठ में दर्द हो जाता है। इसलिए भारी सामान उठाते वक्त आगे झुककर नहीं बल्कि अपने घुटनों को मोड़कर नीचे से उठाइए। सामान को अपने कमर के पास रखिए और भारी हिस्से को कमर के तरफ ही रखिए। मोबाइल फोन और लैपटॉप के अत्यधिक यूज से भी पीठ में दर्द हो सकता है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है। हमारी गर्दन पर सिर का 5 से 6 किलो का वजन पड़ता है, लेकिन जब हम मोबाइल पर टेक्स्ट करने के लिए उसे हाथ में उठाते हैं तो हमारी गर्दन और सिर के बीच में एक 60 डिग्री का एंगल बनता है, जिसके कारण ये वजन बढ़कर 22 से 26 किलो हो जाता है। अगर लगातार ऐसी पोस्चर में रहें, जो कि हम अपने आसपास देखते ही रहते हैं, तो गर्दन और पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जो दर्द में बदल सकता है। इसके अलावा मोटापा, विटामिन डी की कमी, टाइट कपड़े पहनना, एक्सरसाइज सही तरीके से ना करना और हाँ, स्मोकिंग भी पीठ के दर्द के चांसेस को 3 गुना बढ़ा देती है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में एक जगह बैठकर काम करने वाले लोगों में 90% और बाकी लोगों में 80% चांस होता है पीठ के दर्द का। किसी भी समय पर सोसाइटी में 33% ऐसे लोग होते हैं जो उस वक्त पीठ के दर्द से जूझ रहे होते हैं। जब पीठ में दर्द होता है तो सोने में दिक्कत होती है, जिससे दर्द और बढ़ जाता है। ये एक अजीब सा चक्र बन जाता है, जिसे तोड़ने के कुछ आसान से उपाय हैं। जैसे जब आप कमर के बल लेटे तो अपने घुटने के नीचे एक तकिया रखिए। जब आप करवट लेटे तो दोनों घुटनों के बीच में एक तकिया रखिए। जब आप बिस्तर से उठें तो झटके से मत उठिए। पहले करवट लीजिए, अपने दोनों घुटने मोड़िए और फिर हाथ से जोर लगाकर धीरे से उठिए। हर 5 साल के बाद अपने गद्दे का मुआयना करिए और अगर उसे बदलने की जरूरत है तो बदलिए। कई बार ये पीठ के दर्द का कारण होता है। कभी कभार पीठ में होने वाला दर्द गलत तरीके से उठने, बैठने, चलने या सोने के तरीके से या अचानक अधिक वजन उठाने से हो सकता है। ये 10 से 15 दिन में इलाज के साथ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये दर्द 3 महीने से ज्यादा रहे और जीवन को प्रभावित करने लगे तो इसे हम क्रॉनिक लो बैक पेन कहते हैं। 10% एक्यूट केसेस में क्रॉनिक बैक पेन हो जाता है। अगर हम अपनी पीठ की बनावट को देखें तो हमारी पीठ के दर्द का सबसे कॉमन कारण है डिस्क। ये डिस्क अगर फट जाए, यानी कि इसमें अगर टियर हो जाए तो पीठ में दर्द हो जाता है। ये डिस्क एक जेली की केक की तरह होता है, जिसमें कई ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन या सूजन या इरिटेशन करते हैं। अगर ये केक फट जाए तो ये प्रोटीन्स नर्व्स को इरिटेट करके दर्द कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बैठने या आगे झुकने से ज्यादा दर्द होता है। कभी कभी ये डिस्क बाहर की ओर आ जाता है, जिसे हम हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क कहते हैं। ऐसी स्थिति में पीठ की दर्द के साथ साथ पैरों में भी दर्द, कमजोरी या सुनपना महसूस हो सकता है। शियाटिका भी इसी कारण से होता है। शियाटिका का दर्द शियाटिक नर्व के दबने की वजह से होता है। ये नस हमारे शरीर की सबसे लंबी नस होती है। इसमें पीठ में दर्द के साथ साथ पैरों में या हिप्स में भी दर्द होता है। ये दर्द खास करके छींकने से, खांसने से
या हिप्स पे मूवमेंट करने से बढ़ जाता है और खास करके ये दर्द एक साइड यानी कि लेफ्ट या राइट साइड में होता है। इसका एक आसान सा टेस्ट होता है। कमर के बल लेटकर अगर पैर ऊपर उठाएं और दर्द बढ़ जाए तो ये शियाटिका का दर्द होता है। इसके अलावा फेसेट जॉइंट्स या रीढ़ की दो हड्डियों के बीच के जॉइंट में अगर आर्थराइटिस हो जाए तो भी पीठ में दर्द हो जाता है। ये दर्द ज्यादातर खड़े रहने या कमर के घुमाने पर होता है। सुबह के वक्त ये दर्द ज्यादा होता है और दिन भर में थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन रात में ये दर्द फिर बढ़ जाता है। इसके अलावा लगभग 20% पीठ के दर्द का कारण हिप जॉइंट या सैक्रोइलियक जॉइंट होता है, जिसमें अगर सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो पीठ में दर्द हो सकता है, जो खास करके खड़े रहने पर या प्रभावित जोड़ की तरफ करवट लेकर लेटने से होता है। इसके अलावा अगर रीढ़ की हड्डी के बीच में जो स्पेस होती है जहां से नर्व्स जाती हैं, अगर वो कम हो जाए तो नर्व्स दबने के कारण पीठ में दर्द हो सकता है। ऐसी स्थिति में चलने में दर्द ज्यादा होता है और बैठने से आराम मिलता है। आज हमारे बीच हैं देश विदेश में जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पी के दवे। उनके कई दशकों के अनुभव से हम अपनी जानकारी को और बढ़ाते हैं। कमर दर्द में डायग्नोसिस के लिए क्या क्या करते हैं? जब मरीज आता है पीठ में दर्द लेकर के, तो हम सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। कब से दर्द है, कितना दर्द हुआ है, कैसे शुरू हुआ था, क्या कर रहे थे जब वो शुरू हुआ था। उसके बाद फिर हम दूसरी हिस्ट्री पूछते हैं, कोई उनको और कोई तकलीफ तो नहीं है कमर के दर्द के अलावा, जैसे कि पेट में दर्द का होना है या गॉल ब्लैडर डिजीज हो या कोई पेप्टिक अल्सर जैसा होता है, इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पेन जो है वो कमर में दर्द को प्रोड्यूस कर देता है पहले। दूसरी बात यह है कि फिर हम उसको मरीज़ को एग्जामिन करते हैं, उसकी स्पाइन को देखते हैं, उसकी स्पाइन के मूवमेंट्स को देखते हैं, उसके स्पाइन में देखते हैं कहाँ पर दर्द है, टेंडरनेस कहाँ पर है, और उसके बाद फिर हम एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं पर उनकी नस के ऊपर दबाव तो नहीं है, और उसको बाद फिर हम एक्सरे लेते हैं। उसके बाद हम फिर एमआरआई भी करते हैं। कभी कभी एमआरआई हम तभी करना चाहते हैं जब हम सोचते हैं कि शायद इसमें ऑपरेशन करना पड़े। क्या आजकल युवाओं में कमर दर्द ज्यादा होता है? हाँ, युवा में हम ज़्यादा देखते हैं, कोई बेसिक स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं भाग लेते हैं। दूसरी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑन देयर कंप्यूटर्स। टोटल लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है जो कि स्पाइन को प्रॉब्लम करती है। उससे दो भी बातें होती हैं, एक तो पोस्चर खराब हो जाता है और दूसरे मसल्स जो है वो वीक हो जाती है। जिम्नेजियम में जाके वेट उठाते हैं, कुछ करते हैं, तो एक्चुअली उनकी स्पाइन की मसल्स तो ठीक होती नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेन कर लेते हैं और वो स्ट्रेन करने की वजह से दर्द हो जाता है। जब कमर में दर्द ज्यादा हो तो क्या करें? अगर एक्यूट पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो एकदम रेस्ट करना चाहिए। वो रेस्ट करना जो है वो बड़ा फायदेमंद होता है एंड इट्स ए गुड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। यदि उनका ठीक से इलाज हो, मैं समझता हूँ कि 6 हफ्ते के अंदर उनको बहुत आराम मिल जाता है। कमर दर्द में सिकाई गर्म से करनी चाहिए या ठंडे से? एकदम से अचानक हो जाने वाला दर्द है, जो कि कभी कभी वज़न उठाने से हो जाता है या इस तरह के खेल कूद में हो जाता है या जिम्नेजियम में जाने से हो जाता है, उसमें ठंडे सिकाई करना ज़रूरी होता है। कोल्ड फॉर्मेंटेशन वो करना चाहिए। 2-4 दिन के बाद जब कोल्ड फॉर्मेंटेशन हो गया, उसके बाद फिर आप गर्म सिकाई कर सकते हैं। कमर दर्द में सर्जरी किन लोगों में की जाती है? सर्जरी उन केसेस में करनी पड़ती है जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाती है, यानी कहने का मतलब ये कि नसों पे दबाव पड़ जाता है। जो पेशेंट जिनको कि इलाज चल रहा है, उस बीच में अगर उनको डेफिसिट हो जाती है, यानी कि नसों पे दबाव पड़ जाता है, तो फिर हम उसको चाहते हैं कि हम उसको ऑपरेशन करके वो नस पे जो दबाव है उसको जल्दी से निकाल लें। उसको निकालने के बाद फिर हम पेशेंट को एक्सरसाइज वगैरह करा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको बिल्कुल हम लेटा दें, ये कर दें, वो ऐसा नहीं होता है। उससे करने से नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि जितनी हमारी मांसपेशियां हैं वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, एट्रोफी हो जाती हैं, तो वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त रहें, आपकी मांसपेशियां अच्छी रहें और आप अपना काम जैसे पहले करते थे वो कर सकते हैं।
क्या कैल्शियम या विटामिन डी की कमी से कमर में दर्द हो सकता है? कैल्शियम जो है ज़रूरी होता है। दूसरी बात यह है कि कैल्शियम तभी अच्छा प्रकार से अब्जॉर्ब हो पाएगा अगर विटामिन डी ठीक है। विटामिन डी आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोगों में कम होती है, और वो विटामिन डी इसलिए भी कम होती है कि हम एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहते हैं, धूप में जाते नहीं हैं, सैर करने जाते नहीं हैं। क्या मोटापा कमर दर्द का कारण हो सकता है? लोग समझते हैं कि आदमी, अगर बच्चे भी हैं, जो बच्चों को माँ और दादी कहते हैं कि भाई ये लड़का बड़ा कमज़ोर है, इसको मोटा बनाओ, तो वो गलत बात है। ओबेसिटी जो है वो बचपन से ही शुरू होती है, खासकर फैमिलीज में होती है, और जब अधेड़ अवस्था में लोग आते हैं, लेडीज़ खासकर आती हैं 40-45 के एज के ऊपर, तो फिर ओबेसिटी हो जाती है, उनका मोटापा बढ़ जाता है। और मोटापे से क्या होता है कि जो हमारा पेट अगर बहुत आगे निकला हुआ है, तो उससे स्पाइन के ऊपर बहुत बड़ा लोड पड़ता है, और वो लोड पड़ने की वजह से दर्द होता है। ओबेसिटी इज ए प्रॉब्लम फॉर बैक। डॉक्टर दवे ने आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बताया। पीठ के दर्द से बचने के लिए सबसे जरूरी है कोर मसल एक्सरसाइजेस करना, जो कि मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसके अलावा वॉकिंग करना, स्विमिंग करना भी हमारी रीढ़ की सेहत के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। ऐसी एक्सरसाइजेस करने से हम एंडोर्फिन्स को भी रिलीज करते हैं, जो कि ऐसे केमिकल्स हैं जो ब्रेन में दर्द के कम और पॉजिटिव फीलिंग्स के ज्यादा सिग्नल भेजते हैं। इससे डिप्रेशन भी कम होता है। एक और बहुत जरूरी बात है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले और एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। इसके कई फायदे हैं। इससे मांसपेशियों में लचीलापन रहता है और उनकी टाइटनेस कम हो जाती है। इससे खून का बहाव भी मसल्स में बढ़ जाता है, जिससे उनकी सोरनेस कम हो जाती है। इसलिए स्ट्रेचिंग जरूर करिए। आइए देखते हैं कि पीठ के दर्द में किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। पंजे को पूरा ऊपर और फिर नीचे लेके आना है। इसको आप कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। घुटने को 90 डिग्री से लेके आए, फिर पूरा ऊपर एक्सटेंड करें, रोक के रखें 10 सेकंड तक, फिर नीचे लेके आए। दोनों घुटनों को मोड़ लेना है। आपकी कमर की साइड्स को स्ट्रेच करना है। पैरों को दोनों तो इस तरफ लेके आना है, गर्दन को अपोजिट तरफ लेके जाना है और थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, फिर सीधा करना है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लेके जाना है और स्ट्रेच करना है। दोनों घुटनों को आप मोड़ लेंगे, फिर कमर का ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ पे रोक के रखेंगे 10 सेकंड तक, फिर नीचे करेंगे। याद रखें, इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको सांस नहीं रोकना है, सांस आपको नॉर्मल लेते रहना है। और आपको अपना एक पैर सीधा हवा में उठाना है इस तरीके से 20 से 30 डिग्री तक, और यहाँ पे रोक के रखना है आपको 10 सेकंड। दोनों कोहनियों को अपनी बॉडी के पास लेके आएंगे, अपना आगे वाला चेस्ट पोर्शन उठाएंगे, गर्दन को भी ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पे रोक के रखेंगे 10 सेकंड्स तक। चौथी एक्सरसाइज के लिए दोनों हाथों को अपने कमर के ऊपर रखना है, कमर पे रखिए, और अपना आगे वाला चेस्ट पोर्शन ऊपर उठाना है और रोक के रखना है। यहीं पे दोनों घुटनों को मोड़ के अपने हाथों को स्ट्रेच करके आगे की तरफ लेके आना है, कर्ल अप करना है और यहीं पे रोक के रखना है 10 सेकंड तक। सीधा हवा में उठाना है 30 डिग्री तक और पंजे को अपनी तरफ खींचना है, रोक के रखना है यहाँ पे 10 सेकंड तक। दर्द के कारण अगर आप इतना कर्ल अप नहीं कर पाते हैं तो जितना आप कर सकते हैं उतने से स्टार्ट करें। अगर किसी भी एक्सरसाइज के करते हुए आपको दर्द ज्यादा बढ़ जाता है तो एक्सरसाइज को वहीं पे रोक दें और अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। टॉवल को इस तरीके से पूरा गोल करके इतना मोटा कर लेना है आपको। फिर इसको दोनों घुटनों मोड़ के कमर को उठा के कमर के नीचे लगाना है इस तरीके से। फिर कमर से उस पर दबाव लगाना है नीचे की तरफ और 10 सेकंड तक रोक के रखना है उस दबाव को, फिर ढीला छोड़ना है। घुटने को मोड़ के अपने पेट की तरफ लेके जाना है और पूरा नीचे ले जाके दबा के रखना है 10 सेकंड तक, फिर ढीला छोड़ देना है। उल्टा लेट के दोनों कोहनियों पे अपना सारा वजन लेके उठाना है इस तरीके से और यहाँ पे 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, जिसमें आपको आधी करवट पे लेटना है। आधी करवट पे लेट के अपना ये लोअर बैक का पोर्शन ऊपर उठाना है और यहाँ पे रोक के रखना है 10 सेकंड तक। ये सभी एक्सरसाइजेस रीढ़ की मांसपेशियों को मजबूत करती हैं और पीठ के दर्द से दूर रखती हैं। चलने से पहले अब आपको मेडिसिन के इतिहास की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। सन 1885 से पहले टूटी हुई हड्डियां
ट्यूमर और शरीर में घुसी हुई गोली की जांच के लिए केवल डॉक्टर के श्रेष्ठ अनुमान पर ही निर्भर रहना पड़ता था। जर्मनी के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर विलियम कॉनराड रॉन्गटन ने 8 नवंबर सन 1895 में एक्सरे मशीन का आविष्कार किया। एक बार पीठ में दर्द होने के बाद दोबारा पीठ में दर्द होने के 50% चांसेस होते हैं। इसलिए अगर हम अपनी जीवन शैली में जरूरी बदलाव लाएं, एक्सरसाइज करें, वजन को घटाएं, तो हम पीठ के दर्द से स्वयं को बचा सकते हैं। इसी कामना के साथ अब मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।